फ्रेंड्स, तो आज से पीआईबी में आने वाली जो खबरें हैं उनको डेली के डेली हम करते जाएंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पीआईबी का खासा महत्व है और पीआईबी से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और ये एक ऑथेंटिक सोर्स है और यहीं से जितने भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन हैं या दूसरे जो सोर्सेज हैं जो भी करंट अफेयर्स को या गवर्नमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए भी पीआईबी एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। और जब भी आप कभी आंसर की में कोई ऑब्जेक्शंस भेजते हैं तो उसमें भी पीआईबी एज अ ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो पीआईबी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो लोग इसको देख रहे हैं उम्मीद है कि वो पीआईबी के रेलेवेंस को पहले से ही जानते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मनोज पांडे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं और चूँकि आज 1 तारीख थी और बजट का दिन था तो इसलिए बजट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ पीआईबी में मिले हैं, जो कि मैंने जो अलग से एक वीडियो बनाया है बजट पे उससे थोड़े हट के हैं। उनमें से कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी है और जो भी बजट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और सोर्स देखना नहीं पड़ेगा। तो बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम निर्मला सीतारमण जी ने शुरू करने की बात की है। तो एग्ज़ाम में आपसे सीधे ये पूछा जाएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो 3-4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। एक ऑप्शन उसमें से ये हो सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विलेज एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विलेज एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो एक्चुअल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर एरिया में, स्पेशली नॉर्दर्न बॉर्डर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का प्रोग्राम है। तो हमारे बॉर्डर एरियाज़ डेवलपमेंटल जो रेस है उससे थोड़े पीछे रह जाते हैं उसमें, और वहाँ पे चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस करते हुए इस एरिया को डेवलप करने की, बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करने की एक स्कीम लेके आए हैं। और ये खास इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की बात करते हैं या चाइना के जो टेरिटोरियल एग्रेशन की बात करते हैं, तो चाइना ने भी अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में अपने कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे। तो जब हमारे बॉर्डर एरियाज़ को हम और डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है उसको हम भरने में कामयाब हो सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी, प्रोविजन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस टू दूरदर्शन एंड एजुकेशनल चैनल्स एंड सपोर्ट फॉर लाइवलीहुड जनरेशंस। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे, बॉर्डर में जो गांव हैं वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। उसके बाद एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट में जो 112 डिस्ट्रिक्ट पीछे रह जाते हैं उनको फोकस करते हुए वहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्रेस कर गए। अब भारत सरकार ने इन 112 में से जो डिस्ट्रिक्ट्स पीछे रह रहे थे, इन 112 में से उनको डेवलप करने के लिए एक अलग से स्पेशल फोकस देने की बात कही है। ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसका रेलेवेंस कम है। प्रीलिम्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम में खासकर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या है कि आपसे डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं
कि एलोकेशंस किस स्कीम को कितने किए गए हैं। बजट का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें जो लास्ट पेज है वो इसी को डेडिकेटेड है कि किस स्कीम को कितना एलोकेशन मिला है इस बार के बजट में। तो कुछ यहाँ जो स्कीमें दी हुई हैं उसको देख लेते हैं। हर घर नल से जल स्कीम, इसके लिए 60,000 करोड़ और ये 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर करेगा। ये जो फिगर है नंबर, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे और इसके लिए जो आउटले है वो 48,000 करोड़ है। आगे तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो बजट में प्रोविजंस किए गए हैं उनमें से सोलर पावर को और एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स, इसके लिए एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है और उसके लिए इस बार के बजट में 19,500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने क्या टारगेट कर रखा है। तो हमारा टारगेट है 280 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बाय 2030। बेसिकली हमने प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत डिक्लेरेशन किया था जिसमें उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए थे इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है क्लाइमेट चेंज को लेके। तो उनमें से एक था कि सोलर पावर को हम 280 गीगावाट करेंगे। और उसके बाद ये आता है कार्बन न्यूट्रल इकॉनमी। तो इंडिया को बेसिकली जो पंचामृत मैंने अभी ऊपर बताया उसमें ही हमने 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए डिक्लेयर किया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कार्बन न्यूट्रल इकॉनमी बनाने के लिए इस बार के बजट में प्रोविज़न किया गया है कि 5 to 7% हम बायोमास पैलेट्स की बर्निंग करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स में। तो थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोल यूज़ होता है उसके साथ हम 5 to 7% बायोमास पैलेट्स को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। और गवर्नमेंट का ऐसा एस्टीमेट है कि इससे जो कार्बन एमिशन है तो 38 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग की जा सकती है। और साथ के साथ ये लोकल बिजनेस, लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा और फार्मर्स को जो स्टेबल बर्निंग है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में उसके लिए भी रोकेगा। अगला, जहाँ जहाँ भी मैंने ये ग्रीन से कर रखा है उसे आप समझे कि ये केवल प्योरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया में अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम्स चलाई है, जैसे अमृत है, प्रसाद है, स्मार्ट सिटी स्कीम है। तो उसी में इस बार के बजट में सरकार ने ये बोला है कि कुछ जो सुधार किए जाएंगे वो ये हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। बेसिकली जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि जो आने जाने का, कम्यूनिकेशन का, ट्रांजिट का, इसका खास ध्यान रखा जाए ताकि लोगों को ऐसे एरियाज़ में बसाया जा सके जहाँ से उनकी मोबिलिटी आसान रहे। जैसे कि मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि रेलवेज़ और लोकल ट्रेन्स के जो स्टेशंस होते हैं या मेट्रोज़ के जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पे। और ऐसा बोला गया है कि इसको करने के लिए अमृत जो स्कीम है उसको लेवरेज किया जाएगा। अगला, अर्बनाइजेशन से ही रिलेटेड, अर्बन प्लानिंग से ही रिलेटेड, कि जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं और जो सॉल्यूशंस हम सजेस्ट करते हैं वो मोस्टली वेस्टर्नाइज होते हैं, मतलब उनमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है। हमारे इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो चूँकि यूनिक हैं, तो सरकार ने इसको एक्नॉलेज करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज क्रिएट करने की बात की है। जिन लोग का ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये आता है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस में हम इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे और इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। अब सरकार ने एक नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात की है। तो ये बेसिकली
क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन दोनों से रिलेटेड है। तो सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि चूँकि हमें पता है कि अर्बन सेंटर्स में इतने स्पेसेस अवेलेबल नहीं है कि बड़े बड़े चार्जिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश किए जा सकें, तो इसके लिए हमें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ले आना होगा। और उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। तो जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी हो तो उसकी बैटरी जो है मैं चार्ज करने की जगह स्वैप कर सकूं, जो स्टेशंस हैं वहाँ पे जाके अगर मेरी बैटरी चार्ज नहीं है मैं वहाँ जाके नई बैटरी जो फुल्ली चार्ज हो उसे ले सकूं। तो इसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी कि एक पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए और दूसरी ये कि इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मेरी स्कूटी अगर टीवीएस की है, मेरी स्कूटी अगर बजाज की है और ओला की है, तो ये सारे में जो बैटरीज लगी हैं वो एक दूसरे में फिट हो सकें। ऐसा नहीं हो कि इसकी बैटरी टीवीएस की बजाज में नहीं चल रही, बजाज की ओला में नहीं चल रही, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी उससे। अब अगली बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी किया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो शार्पली बढ़ गया है 35.4%, और ये टोटल हो गया है 7.50 लाख करोड़। तो हालांकि ये जो फिगर है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और लेकिन जो 35.4% का इंक्रीज़ है ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो 35.4% का इंक्रीज़ है उसके बाद 7.50 लाख करोड़ है, ये जीडीपी का 2.9% है। और सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया है, क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो पहले क्या होता था कि क्राउडिंग आउट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। उसमें क्या था कि ये माना जाता था कि चूँकि ये अवेलेबल पूल ऑफ रुपीज़ हैं जहाँ से हम बोरो कर सकते हैं, मतलब जो भी बोरोवर्स हैं चाहे वो सरकार हो चाहे प्राइवेट, तो उनको बोरो करने के लिए जो मार्केट है वो इतना बड़ा है। तो अगर सरकार ज़्यादा बोरो करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाने के लिए, तो जब एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने तरफ से बोरो करेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर के लिए है स्पेस बोरो करने वाला वो कम रह जाएगा। तो इसी को क्राउडिंग आउट कहते थे, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो भारत सरकार अब क्या कहती है कि जो क्राउडिंग आउट की जगह क्राउडिंग इन की बात करती है। भारत सरकार ये बोलती है कि कोई एक प्रोजेक्ट है तो उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो ऑटोमेटिक कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आते हैं। तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उससे क्राउड आउट नहीं होता, क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं आता, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्राउड इन होता है। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। तो सरकार ने ये बोला है कि अगर भारत सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे प्राइवेट सेक्टर भी और आगे बढ़ के और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। इससे से रिलेटेड एक इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैंने बजट में बताया हुआ है, बजट के इस सीरीज़ में। तो इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेट्स को ग्रांट्स देती है वो भारत सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो जो स्टेट्स को भारत सरकार ग्रांट दे रही होती है वो बेसिकली रेवेन्यू साइड पे लिखा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की साइड पे लिखा जाता है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो ग्रांट्स मिली होती हैं उनका इस्तेमाल कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए करती है। तो इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसमें से जो भी चीज़ें जो भी ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की हैं उसको माइनस कर दिया जाता है, तो इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। तो इसी एक्सपेंडिचर को जो स्टेट गवर्नमेंट्स कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए कर रही हैं उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए
तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल एसेट्स पे वो 4.1% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, और इसी को सरकार इफ़ेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मिलाकर जो भारत सरकार अकेले उसके पैसों से हो रहा है वो 4.1% ऑफ जीडीपी है। अगला पॉइंट आता है ग्रीन बॉन्ड। ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन बॉन्ड एक इनोवेटिव मैकेनिज़्म है जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद कॉरपोरेट एग्जिट। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ टाइम पहले चक्रव्यूह चैलेंज की बात की गई थी। चक्रव्यूह चैलेंज में बेसिकली क्या होता है कि 1991 के बाद जब हमारी इकॉनमी में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद हमारी इकॉनमी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई। तो प्राइवेट सेक्टर्स ने बड़े पैमाने पे बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमारे जो लेबर लॉज, फैक्ट्री लॉज थे और जो डिफरेंट और रेगुलेशंस थी, उनकी वजह से ये कंपनियां जो कि सिक हो जाती थी, जिनकी फाइनेंशियल एबिलिटी बढ़ जाती थी और वो वायबल नहीं रह जाते थे, उनमें उनको एग्ज़िट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। भारत सरकार के बहुत सारे नियम थे जिसमें उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिए बिना या मज़दूरों को रीएलोकेट कर किए बिना उनको कंपनी बंद नहीं कर सकते थे। वो फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था। तो इस चैलेंज को दूर करने के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पास किया था। तो उसमें इसको जो कॉरपोरेट्स थी उनकी एग्जिट को कुछ आसान तो बनाया गया, लेकिन अभी उसमें कुछ दिक्कतें थी। तो इस बार बजट में उन दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नया प्रोविज़न करने की बात की गई है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट, CPACE। हमसे डायरेक्टली ये क्या है ये भी पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म और ये किस एरिया से बिलोंग करता है, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये CPACE, इसका बेसिक काम क्या है, जो अभी करंटली 2 ईयर्स लग रहे हैं कॉरपोरेट एग्जिट के लिए, कंपनी बंद करने के लिए, उसकी जगह पे केवल 6 महीने लगे, ऐसा करना है। यानी एग्जिट की जो प्रोसेस है उसको और तेज़ करना है ताकि इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दिया जा सके और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिले। तो ये लास्ट न्यूज़ आइटम है। तो इसमें जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने एक यूनिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इंदौर में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे जो सिटी की जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उसमें नेचुरल गैस के साथ साथ हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसके अंतर्गत हाइड्रोजन का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और दूसरा पोल्यूशन कम होगा। तो गेल ने क्या किया है कि हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स किया है और ये अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसे दूसरी जगहों पे रेप्लिकेट किया जाएगा। तो ये था PIB का 1 तारीख का न्यूज़ बुलेटिन, और आगे भी और भी डेली के डेली करते जाएंगे हम, और इसमें कुछ जो सुधार है वो धीरे धीरे उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और आपको ये कैसे लग रहे हैं इनिशिएटिव, ये ज़रूर बताएं, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं वो भी बताएं। थैंक यू।